ये अगर इंडिया गठबंधन बना है तो इसके प्रणेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी थे, हमारे माननीय उप मंत्री तेजस्वी यादव जी थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए ना जी। नीतीश कुमार को कहाँ अहमियत मिल रहा है महागठबंधन में? नहीं, कांग्रेस स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई है, नीतीश कुमार को ना संयोजक बनाया, न पीएम पद का दावेदार बनाया, और आप भी नाम गिना रहे हैं तीसरे नंबर पर। लालू यादव पहले, दूसरे नंबर पर तेजस्वी, तीसरे नंबर पर। नहीं, हम इसलिए शुरू इसलिए किए क्योंकि हम आरजेडी के प्रवक्ता हैं, तो सबसे पहले तो हम आरजेडी के नेताओं की बात करेंगे। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है, उसको सही मानते हैं कि नहीं? नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी। अभी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, नतीजे सामने आए हैं, बीजेपी के पक्ष में गए हैं नतीजे। उसके बाद से इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इनसे बात करते हैं। अभी जो राज्यों का चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने बहुत बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और कांग्रेस पार्टी की नैया तो डूब गई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य है? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने शुरुआत की कि कांग्रेस की नैया डूब गई है और उसके बाद आपने इंडिया गठबंधन की बात की, तो देखिए, जब चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे तो हम भी देख रहे थे और उसके बाद हमने जानबूझ के कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो डेटा आता है उसमें बहुत सच छुपा होता है। जैसे आप कांग्रेस के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस का जो वोट शेयर कम हुआ है 0.6%, मध्य प्रदेश में 0.9% छत्तीसगढ़ में और 0.2% राजस्थान में बढ़ा है। ठीक है, बढ़ा है लेकिन सीट तो घट गया ना। हाँ, लेकिन इसके साथ आप देखिए बीजेपी का जनाधार इन तीनों राज्यों में कैसा रहा। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा 7.45%, 7.45%। छत्तीसगढ़ में बढ़ा 13.2% और राजस्थान में बढ़ा 2.9%। अब इस पूरे चुनाव को अगर इस डेटा के बेसिस पर एनालाइज करने की कोशिश कीजिए तो कांग्रेस ने अपना वोट शेयर मेंटेन किया बाय एंड लार्ज, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। इसका मतलब जो वोट आए हैं वो कांग्रेस के वोट नहीं थे, वो वोट कांग्रेस के इतर जो वोट थे वो बीजेपी के पास आए हैं और वही हमारी मेन स्ट्रेटजी होगी आने वाले चुनाव में। कांग्रेस के जो इतर वोटर हैं वो आएंगे तभी बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे ना। वो वोटर अगर बीजेपी के साथ जा रहा है तो बीजेपी और मजबूत होगी। बिल्कुल। तो जैसे आप कोई भी अगर युद्ध में जाते हैं तो आपकी एक स्ट्रेटजी होती है और एक टैक्टिक्स होता है। अब जैसे देखिए, ये साफ दिख रहा है कि जो आदिवासी भारतीय पार्टी है या सीपीएम है या समाजवादी पार्टी है, अगर ये साथ रहते तो शायद ये परिणाम नहीं होता। बिल्कुल, अगर अखिलेश यादव साथ होते, चाहे अखिलेश यादव साथ होते या फिर बीएसपी साथ होती, आम आदमी पार्टी साथ होती, तो नतीजा कुछ और हो सकता था, क्योंकि हार जीत का अंतर बहुत कम वोटों से है। लेकिन ये साथ क्यों नहीं ले पाई कांग्रेस? क्योंकि उसको तो घमंड हो गया था। देखिए, घमंड की बात नहीं है, बात हमने कहा ना स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स की बात है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने ये विचार रखा था कि जहां जहां चुनाव पांचों राज्य में हो रहे हैं वहां उनके मुख्य शहरों में इंडिया गठबंधन की मेगा रैलीज हो। अब आप देखिए, अगर ऑप्टिक्स देखिए, चुनाव में ऑप्टिक्स बहुत महत्व रखता है कि अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर लालू जी हों, नीतीश जी हों, तेजस्वी जी हों, ममता जी हों, स्टालिन हों, शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, अखिलेश हों, तो एक जो मैसेज जो जाता है, तो ये जो चुनाव है अगर वो इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी होती तो शायद परिणाम कुछ और होता। संभव अब नहीं लगता है। देखिए, अखिलेश यादव नाराज हैं, कांग्रेस को ज़्यादा सीट देने वाले नहीं है उत्तर प्रदेश में। ममता बनर्जी नाराज हैं, वो कांग्रेस को कह रही हैं कि दूसरे नंबर पर जहां वो रही हैं वहीं से लड़ सकते चुनाव, यानी 2 सीट पर चुनाव लड़े।
नीतीश कुमार भी नाराजगी जता चुके हैं कि इंडिया गठबंधन पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं है कांग्रेस का, आप देखा ही। तो अरविंद केजरीवाल नहीं चाहेंगे कभी कि दिल्ली में, हरियाणा में और जगहों पर वो कांग्रेस के लिए जगह छोड़े। कैसे एकजुटता बनी, कैसे एकजुट रहेगा इंडिया गठबंधन? देखिए, कल ही बक्सर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि तीसरे सप्ताह में इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी। मीटिंग तो अभी तय थी, लेकिन उसमें नीतीश कुमार ने नहीं गए, अखिलेश यादव ने जाने से मना कर दिया, ममता बनर्जी ने जाने से मना कर दिया, अरविंद केजरीवाल उपलब्ध नहीं थे, तो नहीं बैठक हुई, आगे बढ़ानी पड़ी तारीख। देखिए श्रीकांत जी, इंडिया गठबंधन बहुत बड़े दलों का गठबंधन है और बहुत बड़े नेता जो हैं वो अपने अपने दलों के जो मुख्य नेता हैं। तो आप इनको एकदम शॉर्ट नोटिस पे कि कल हम लोग मिलके बैठ लेते हैं करना मुश्किल। आप भी समझते हैं कि अगर आप कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो आप एक टाइम फ्रेम बनाते हैं और उसमें समय देते हैं। कांग्रेस इतनी जल्दी में क्यों है हार के बाद? नहीं, तो देखिए, अब सबसे अच्छी चीज क्या है कि इस चुनाव से हमें यह पता चल गया और जो इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं सबको ये पता चल गया कि किस तरह से संगठन में शक्ति है। और इसका हम लोग जब अपने डिपार्टमेंट में हुआ करते थे और कोई बड़ा कार्यक्रम होता था तो एक फाइनल कार्यक्रम के 1 या 2 दिन पहले उसको हम लोग फुल ड्रेस रिहर्सल कहते थे और उसमें सारी चीजें दोहराई जाती थी जो फाइनल डे होने वाली हैं, ताकि उसमें ये पता चल जाए कि कहाँ क्या कमी रह गई है, उसको कैसे सुधारना है। तो ये जो चुनाव है इसको हम 2024 के ड्रेस रिहर्सल की तरह ले रहे हैं और इसमें जो हमारी जो कमजोरी है और जो बीजेपी की जो शक्ति है दोनों का हम वास्तविक रूप से आंकलन करें। अब जैसे आप वोट की बात कीजिए तो देखिए 5 राज्यों में जो टोटल वोट जो बीजेपी को और कांग्रेस को आया, तो कांग्रेस को 4,91,00,000 प्लस वोट आया और बीजेपी को 4,83,00,000 प्लस वोट आया। मतलब ओवरऑल इन 5 राज्यों में भी कांग्रेस बीजेपी से 8-9 लाख वोट ज्यादा लाई है। लेकिन अब आपका ये सीधा सवाल होगा कि ठीक है, वोट तो ज्यादा आया लेकिन सीटें बीजेपी को ज्यादा आई। तो मैंने दिखाया ना कि कांग्रेस ने वोट शेयर अपना मेंटेन किया जहां जहां लड़ी, लेकिन वहां बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है और वो कहां से वो वोट आया है वो हमारे चिंतन का विषय है। लोकसभा चुनाव तो पूरे देश के स्तर पर होगा ना, और पूरे देश में 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, मतलब 40% वोटरों पर उसका कब्जा है एक तरह से कह दीजिए, और कांग्रेस पार्टी 20 के आसपास सिमटी हुई है। पूरे देश के लेवल पर मैं कह रहा हूं, कैसे चुनौती देंगे? 10% पर है कांग्रेस पार्टी, सॉरी 10%, कैसे 20% को चुनौती देगा? नहीं, 10% और 40% नहीं। देखिए, यहां इंडिया गठबंधन की शक्ति को देखिए, और जो अगर आप जब 24 के चुनाव की बात करते हैं तो आपको फिर रियलिस्टिकली ये देखना पड़ेगा कि जो टोटल वोट जो 19 में पोल हुआ था उसमें बीजेपी का परसेंटेज 37.23 था, लगभग 40 के आसपास। नहीं, लगभग 40 के नहीं, 38 से भी कम था। कांग्रेस का 10% के आसपास। फिर आप कांग्रेस की बात मत कीजिए ना, आप इंडिया गठबंधन की बात कीजिए। इंडिया गठबंधन के जो नॉन बीजेपी वोट था वो लगभग 62% था। तो यहाँ तो कैसे होगा सर पूरा? आप कहाँ एक हो पा रहा है? विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों के नहीं एक हो पाया। आप वैसे मत जुड़िए। कांग्रेस का तो वोट शेयर 10% ही है अभी, और 40 के आसपास बीजेपी का है। ये 10-40 को कैसे चुनौती देगा, और क्षेत्रीय दल कैसे कांग्रेस को लीडर मानेंगे, कैसे उसके नेतृत्व में चलेंगे? देखिए, अगर आपने इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स को फॉलो किया होगा, जो आपने जरूर किया था, तो आपने देखा होगा कि उसमें हमेशा से ये बात हुई कि हम एकोमोडेट करने को तैयार हैं, हम बलिदान देने को तैयार हैं, हम बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं देखेंगे और सब मिलके लड़ेंगे। और ये जो आप पिछले 3 महीने का घटनाक्रम देख रहे हैं, तो इस घटनाक्रम के बाद ये बात और भी जरूरी हो गई है कि इंडिया गठबंधन को एक साथ मजबूती से मिलके
एक प्लेटफॉर्म पर एक प्लान के तहत लड़ना होगा। और कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को ज्यादा अहमियत देनी होगी। बिल्कुल देनी होगी, क्योंकि देखिए इस गठबंधन में अगर आप देखें तो बहुत सारे जो क्षेत्रीय जो दल हैं वो अपने राज्य में मजबूत हैं, वहां या तो मुख्यमंत्री हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत मजबूत हैं। तो वहां पर जहां पर जो मजबूत हैं वो उस राज्य की जिम्मेवारी उनकी होगी और बाकी लोग सपोर्टिंग रोल में होंगे। ऐसे में तो कांग्रेस 2 से ज्यादा सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी, सब सहयोगी दलों के खाते में सीटें चली जाएंगी। तो आप भी समझते हैं? नहीं, देखिए अभी तो सीटों की चर्चा हुई नहीं है कि सीटें कैसे बांटी जाएंगी, क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा राज्य में तो सीधा कांग्रेस बनाम बीजेपी है, तो वहां तो सीट शेयरिंग की कोई बात ही नहीं है। चर्चा वहां होगी जहां मजबूत क्षेत्रीय दल हैं और उसके साथ कांग्रेस। उनका काम आसान हो गया कांग्रेस की हार से, अब कांग्रेस ज्यादा नखरा नहीं करेगी, क्षेत्रीय दलों को अहमियत। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा काम आसान हो गया है, लेकिन हमारे स्ट्रेटजी में एक रियलिस्टिक इनपुट हो गया है। हम अब जमीन पर इस समय स्थिति क्या है उसको बेहतर एसेस कर पा रहे हैं और अपोजिशन की शक्ति क्या है वो एसेस कर पा रहे हैं, हमारी शक्ति क्या है वो एसेस कर पा रहे हैं, और जो एक प्लानिंग होती है वो जो हमारी होगी वो बेहतर होगी। और जहां तक इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी का है, तो बीजेपी इस जीत के उन्माद में थोड़ी कॉम्प्लेसेंट होगी, उसको लगेगा कि हम तो जीत ही रहे हैं, और हम में जो जीतने की जो ख्वाहिश है वो और तेज होगी। तो हमारी जो मेहनत होगी, गठबंधन की मजबूती होगी और हमारा जो ऑल्टरनेटिव प्लान होगा। देखिए सिर्फ एक सीट और एक सीट की बात नहीं है, बात यह भी है कि जनता के साथ हम एक कॉमन प्लान को लेके जाएंगे कि हमारा विजन क्या है इस देश का, हम कौन से राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं और बीजेपी कौन से राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं। सर्वे एजेंसियां हैं उनका यही आकलन है कि मोदी के चेहरे के मुकाबले एक इंडिया गठबंधन का चेहरा सामने लाना पड़ेगा, तभी लड़ाई हो सकती है। ऐसा तो कोई चेहरा है नहीं, राहुल गांधी तो मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे आज की तारीख में, देखने से ही लगता। देखिए फिर हम भूल जाते हैं कि हम अमेरिका में नहीं हैं, हम भारत में हैं और यहाँ के चुनाव जो होते हैं वो राज्य के आधार पर होता है, चेहरा भी अहम रोल निभाता है। बहुत सारे ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण चेहरा नहीं था और इसके बावजूद पार्टियां जीती हैं। तो हम तो शुरू से, जब से इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई है, हम लोगों ने यही कहा है कि हम कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर लड़ेंगे और हमारे जो 10-12 जो मुख्य चेहरे हैं वो सब एक से बढ़कर एक हैं। करुणा सागर जी, सभी दलों के प्रवक्ता नेता कांग्रेस को चेता रहे हैं इस हार के बाद, नसीहत भी दे रहे हैं। जेडीयू ने भी नसीहत दी है कि भाई नीतीश कुमार को नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते। ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आ चुकी है उनकी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम ही अब राष्ट्रीय पार्टी हैं, मतलब सभी दलों, क्षेत्रीय दलों से बड़े आगे हैं। आपकी पार्टी क्यों नहीं स्टैंड ले पा रही, कांग्रेस की क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर पा रही है, उसको क्यों नहीं समझा पा रही? मतलब आपको इस बात का दुख है कि हम लोग बुरा भला क्यों नहीं कह रहे हैं? बोलिएगा ना भाई, कांग्रेस को आईना दिखाइएगा ना। नहीं, देखिए हम गठबंधन धर्म को समझते हैं और गठबंधन धर्म का सम्मान करते हैं, और ये अगर इंडिया गठबंधन बना है तो इसके प्रणेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी थे, हमारे माननीय उप मंत्री तेजस्वी यादव जी थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए ना जी। नीतीश कुमार को कहाँ अहमियत मिल रहा है महागठबंधन में? नहीं, कांग्रेस स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई है, नीतीश कुमार को ना संयोजक बनाया, न पीएम पद का दावेदार बनाया, और आप भी नाम गिना रहे हैं तीसरे नंबर पर। लालू यादव पहले, दूसरे नंबर पर तेजस्वी, तीसरे नंबर पर। नहीं, हम इसलिए शुरू इसलिए किया क्योंकि हम आरजेडी के प्रवक्ता हैं, तो सबसे पहले तो हम आरजेडी के नेताओं की बात करेंगे। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है, उसको सही मानते हैं कि नहीं? नहीं, मेरा कहना है कि जब आप एक बड़े गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ा उद्देश्य आपका है, देश के भविष्य की बात है, तो आप इसमें यह देखना होगा कि हम किस तरह की बात करें,
कि हमारा गठबंधन और भी मजबूत हो, आपस में कहीं कोई कटुता ना हो। क्योंकि देखिए, सिर्फ नेताओं को मिलने से गठबंधन नहीं बनता है, वो मैसेज कार्यकर्ता तक जाना चाहिए। और जब सब नेता एक सुर में बात करेंगे तो कार्यकर्ताओं पर भी उसका एक पॉजिटिव असर पड़ेगा कि भाई हम सब एक युद्ध के दल हैं और हम इस धर्म युद्ध में सबका योगदान है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा से एक रियल, मैंने क्यों डेटा के साथ एनालाइज करना शुरू किया, क्योंकि अगर आप डेटा देखते हैं तो जो रिजल्ट है और डेटा है दोनों अलग अलग कहानी कह रहा है। और इसी डेटा में इंडिया गठबंधन के का भविष्य छुपा हुआ है। असली लड़ाई गठबंधन में श्रीकांत जी, जो हमारी 2024 में जो जीत होगी वो उसका आधार इस चुनाव से निकला हुआ ये डेटा है। सबसे दिलचस्प लड़ाई बिहार में होने वाली है, आप भी मानते हैं। और बिहार में पीएम पद के एक ही दावेदार थे या चेहरा है, नीतीश कुमार। आपको लगता है कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार बनेंगे, चेहरा बनेंगे तो फायदा होगा? देखिए, मैंने आपको अभी यही समझाने की कोशिश की है कि जब से इंडिया गठबंधन की बात हुई है तब से कलेक्टिव लीडरशिप की बात। नहीं पूछ रहा, नीतीश कुमार को चेहरा बनाने से फायदा होगा या नुकसान आज की तारीख में? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो मेरे जैसे प्रवक्ता को इस पे टिप्पणी करना सही नहीं होगा। जी राय बताइए। नहीं, क्योंकि देखिए, राजनीति में निजी राय कोई राय नहीं होती है। तो मैं आरजेडी का प्रवक्ता हूं और उस रोल में ही मैं बात करना। तेजस्वी यादव, लालू यादव तो दावेदार है नहीं, पीएम पद के रेस में भी नहीं है, नीतीश कुमार ही है। तो क्यों इतना दिक्कत हो रही है आपको बताने में? नहीं, ये किसने कहा? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कभी कहा है? कभी नहीं कहा है। उनकी पार्टी के लोग कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को आगे रखते तो ये हाल नहीं होता। देखिए, जितने भी पार्टी, हमने क्या कहा कि इंडिया गठबंधन बड़ी पार्टियों का गठबंधन है और इसमें जो नेता हैं सब देश के बड़े ही गणमान्य नेता लोग हैं। और वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका तो सपना होगा कि हमारा नेता सर्वोच्च पद पर जाए। आपका सपना नहीं है कि नीतीश कुमार सर्वोच्च पद पर जाए? देखिए, हमारा सपना ये है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, हम जीतें और सर्वसहमति से एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जो इस देश को 21वीं शताब्दी के भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका। लालू यादव तो दुल्हा बता ही चुके हैं राहुल गांधी को। देखिए, उन्होंने जिस संदर्भ में बात किया था और आप जानते हैं कि उनके बात करने उनके हर बात को गंभीरता से लिया जाता है। लालू यादव मजाक भी करते हैं तो उसमें गहरी राजनीति छिपी होती है। लालू यादव को हल्का में कोई थोड़ा ला सकता। ठीक है, आप लालू जी की बात कर रहे हैं। आप भूल गए कि बेंगलुरु की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कांग्रेस की तरफ से नहीं है। तो आप एक स्टेटमेंट को देख रहे हैं और दूसरे स्टेटमेंट को आप इग्नोर कर रहे हैं। आप दोनों आप भूल रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अब कांग्रेस ने पीएम का अधिकृत उम्मीदवार तय कर दिया है। 2 दिन 3 दिन पहले की खबर आई है। ऐसी कोई अधिकृत जानकारी नहीं आई है। अगर कोई अधिकृत बयान भी नहीं आया है, अगर ऐसी बात होती तो फिर मैं उसमें प्रतिक्रिया देने की पोजीशन में होता। लेकिन मैं जो मीडिया में या जो गॉसिप होता है, गॉसिप के आधार पर मैं किसी चैनल को तो कोई बात नहीं बता सकता हूँ ना श्रीकांत जी। तो जब तक कहीं से कोई ठोस हो, कल अगर इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है, अगर तीसरे सप्ताह में मीटिंग होती है और उससे जो कुछ बाहर निकल कर आता है, अगर उसके बारे में आप मुझसे उस समय पूछेंगे तो मैं बताने की स्थिति में रहूँगा। तो आप सुन रहे थे करुणा सागर जी को, सारे सवालों का जवाब दिया लेकिन बहुत चतुराई के साथ, कहीं फंसे नहीं। हमारा मकसद भी फंसाना नहीं था, जनता के जो सवाल हैं उसका जवाब लेना था और इन्होंने बखूबी जवाब दिया है। आपको इनका ये साक्षात्कार अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि चुनावी मौसम आ गया है। हर रोज़ अब हम आमने सामने होंगे।